देहरादून में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का दूसरा दिन आज 12 दिसंबर को सीएम ढाबी ने की थी कार्यक्रम की शुरुआत। 15 दिसंबर तक किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। उत्तराखंड में 5 आईपीएस अफसरों के तबादले के बाद गढ़वाल के नए आईजी बने राजीव स्वरूप ने संभाली जिम्मेदारी। पदभार ग्रहण करते ही आईजी ने गिनाई अपनी प्राथमिकताएं। मसूरी में नगरपालिका के कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ हल्ला बोल के बाद टेंडर प्रक्रिया की गई निरस्त। निरस्तीकरण के ऐलान के बाद कर्मचारियों ने खत्म किया आंदोलन। देहरादून में 9 दिसंबर को हुए रिटायर इंजीनियर की हत्या से दून पुलिस ने उठाया पर्दा। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के गंगा तट पर आर्य समाज की 150वीं जयंती पर 5100 कुंडीय राष्ट्र भ्रत महायज्ञ का भव्य आयोजन। 5100 छात्र छात्राओं ने पीले वस्त्र धारण कर दी आहुति। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के साथ ही मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रैन बसेरों को स्थिति का लिया जायजा। अधिकारियों को हर सुविधा मुहैया कराने के दिए निर्देश। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन उत्तराखंड की शाखा खटीमा में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन। गरीब बच्चों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के तरीकों पर हुई चर्चा। पौड़ी में साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस का सख्त रवैया। अपराधों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए किया जा रहा जन जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन। पौड़ी के यमकेश्वर के किन्सुर मोटर मार्ग हुआ भयंकर सड़क हादसा। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से पति पत्नी और बेटे सहित 3 लोगों की मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप अपना उत्तराखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शुभांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आगाज 12 दिसंबर से हो चुका है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के स्तर पर विदेशों में आयोजित स्थापित आयुष चेयर के प्रतिनिधि इस असेंबली में आयुर्वेद पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कार्यक्रम में 50 देशों से आए डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने आयुर्वेद को जीवन की कला बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के अंदर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कार्य कर रही है, निरंतरता से काम कर रही है। वर्तमान में हमारे राज्य में आयुष पर आधारित 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हम प्रत्येक जनपद में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना कर रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद के एक गांव को आयुष मॉडल गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर आयुष निर्माण, वेलनेस, शोध, शिक्षा और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देश की प्रथम योग नीति को लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रही है, जो आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आ रही है। आयुर्वेद के विषय में कहा जाता है
कि आयुर्वेद वेदयति बोध्यति इति आयुर्वेदः, यानी कि आयु रूपी जीवन का ज्ञान करवाने वाली और विज्ञान को ही आयुर्वेद कहा जाता है। पचवादून के पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ कर पूर्व सैनिकों को सौगात दी है। गौरतलब है कि पूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण से जुड़े कामों के लिए आए दिन देहरादून के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब विकासनगर कार्यालय खोलने के बाद पूर्व सैनिकों को आवाजाही की दिक्कतों को काफी राहत के अपने कार्यों में सहूलियत मिल सकेगी। बता दें कि सूबे के सैनिक कल्याण और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने हरवटपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ किया है, जहां कार्यक्रम में सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। पचवादून क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों की सैनिक पृष्ठभूमि रही है, जिसके चलते आज भी यहां के हजारों लोग सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि यहां करीब 14,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक रहते हैं, जिनको पहले सैनिक कल्याण से जुड़े कामों के लिए देहरादून के चक्कर लगानी पड़ रही थी। वहीं अब जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ हो जाने से उन्हें काम करवाने में तो सहूलियत मिलेगी ही, साथ ही उनका समय भी बचेगा। हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार रहते हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। देहरादून सैनिक कल्याण कार्यालय तक तमाम सारे कामों के लिए उनको जब जाना पड़ता था तो आजकल भीड़ भाड़ का समय है, काफ़ी समय भी लगता था, कई असुविधाएं भी होती थी। कुछ पूर्व सैनिक बहुत उम्र दराज भी होते थे, तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए हमारा निरंतर प्रयास था कि यहाँ पर और ये जो पूर्व सैनिक संगठन है हमारे यहाँ, ये बहुत लगातार इस बात के लिए प्रयासरत थे कि यहाँ पे पूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय खुले, और वो खुला है और इससे बहुत सुविधाएं यहाँ के पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को होगी। आने वाले दिनों में जैसा कि अभी निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड ने कहा, लाल साहब ने, कि यहाँ पर हम एक लैंड को कोशिश कर रहे हैं कि हमें ज़मीन मिल जाए, जिसमें बाकायदा CS की कैंटीन से लेकर के CGHS से लेकर के जो हेल्थ फैसिलिटीज है उससे लेकर के और जो ये सोल्जर्स बोर्ड का कार्यालय है, ये सब अंडर वन रूफ एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। उसके लिए भी हम प्रयास करें। हमें उम्मीद है भविष्य में हम उसे भी कर लेंगे। आज इस क्षेत्र में सैन्य कल्याण कार्यालय का प्रारंभ मेरे द्वारा किया गया है, जो 14,000 से अधिक की संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते हैं, जिनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता है। मैं देख रहा था, मेरे पास स्कॉट भी चल रही थी, मुझे आने में 1 घंटा लग गया। तो जब ये लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कत इनको होती होगी। और कार्यालय को खुलने के बाद जो सैनिक कल्याण की योजनाएँ हैं, जिनको इनके कार्यालय के माध्यम से हम सभी को देते हैं, उनका लाभ इनको मिलेगा। और मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे अनुरोध पर 1 साल पहले ही ये घोषणा की गई थी। देहरादून और पिथौरागढ़, जहाँ पर पूर्व सैनिक भारी संख्या में हैं, ये पहली सरकार है कि इतनी गति से काम करती है, नहीं तो फाइलें घूमती रहती हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं, काम नहीं होते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार करता हूँ। उत्तराखंड शासन ने बुधवार को 5 IPS अफसरों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया था, जिसके बाद 2 साल से भी ज्यादा समय से IG गढ़वाल की जिम्मेदारियां देख रहे करण सिंह नगनियाल का ट्रांसफर करते हुए अब ये जिम्मेदारी राजीव स्वरूप को दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद आज नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही राजीव स्वरूप ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि शीतकालीन 4 धाम यात्रा और उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको बखूबी निभाया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून और हरिद्वार में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ट्रैफिक जाम के साथ ही बढ़ते क्राइम की समस्या भी बड़ी चुनौती है, जिन पर बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। साथ ही आम जनता को होने वाली समस्याओं से भी निजात दिलाने के लिए 100% प्रयास किया जाएगा।
देखिए, गढ़वाल परिक्षेत्र जो है वो पूरे 7 जनपद उत्तराखंड के हैं और देश और विदेश का पूरा यहाँ पे इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो हरिद्वार में मेले हों या हमारे 4 धाम यात्राएं हों या फिर अभी जो शीतकालीन यात्रा शुरू होगी और आने वाले आगामी जो हमारे नेशनल गेम्स हो रहे हैं, तो ये तो इमीडिएट चीज़ें हैं जिसमें कि ध्यान देना पड़ेगा। प्लस जो देहरादून की जो और हरिद्वार में जो जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उस पॉपुलेशन इंक्रीज़ के चलते शहरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो ऐसी समस्या हो रही है जिसमें कि काफ़ी क्राइम रिलेटेड भी काफ़ी लोगों का मूवमेंट होता है, क्योंकि इन सब चीज़ ये जो है ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्राइम होने की। तो इन सबों को पूरे विस्तृत रूप से देखा जाएगा और जो गुड प्रैक्टिसेस जो रेंज स्तर पे जो चल रही हैं उनको अमल में लाया जाएगा और उसको फर्दर इम्प्रूव करके और स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो हमारा पूरा रेंज जो है वो बिल्कुल क्राइम फ्री हो। मसूरी में अधिशासी अधिकारी ने मसूरी नगरपालिका आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाने को लेकर की जा रही टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। नगरपालिका के कर्मचारियों के विरोध के बाद इसे निरस्त किया गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने भी अपने आंदोलन को खत्म कर दिया है। अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाहा ने बताया कि शासन प्रशासन से प्राप्त निर्देशों और 2015 का नगर निकाय के स्ट्रेचर के अनुसार आउटसोर्सिंग से कई पद भरे जाने हैं, जिसको लेकर पालिका प्रशासन ने आउटसोर्सिंग एजेंसी को लेकर टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। उन्होंने कहा कि अभी तक मसूरी नगर पालिका में आउटसोर्सिंग को लेकर कोई नामित ठेकेदार नहीं था। मसूरी में सफाई व्यवस्था देख रही कीन संस्था के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखा जाता रहा है। ये अनियमितता है। यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद उनके निर्देशों के बाद मसूरी में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर टेंडर प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्था का काम सिर्फ सफाई का ठेका है, वह आउटसोर्स एजेंसी नहीं है, जिसके कारण ना तो कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआई सहित अन्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। शासनादेश के अनुसार संविदा कर्मचारियों को 500 प्रतिदिन मानदेय नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर मसूरी नगर पालिका में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आउटसोर्सिंग का टेंडर 11 महीने के लिए निकाला गया है। उन्होंने कहा कि पालिका के कर्मचारियों में आउटसोर्सिंग का टेंडर को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। का हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें कई पद नगर पालिका के आउटसोर्सिंग के पद हैं। तो मसूरी में आतिथ्य तक भी आउटसोर्सिंग के कोई नामित ठेकेदारी कोई टेंडर नहीं किया गया। यहाँ पे कीन के माध्यम से ही जो आउटसोर्स पद के कर्मचारी है उनको रखा जा रहा था, जो कि अनियमितता है, जो कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया कि अनियमितता है। क्योंकि कीन का काम सिर्फ सफाई करने का था, जो कि सफाई का ठेका था, वो कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं थी, जिसके कारण न तो वहाँ ईपीएफ, ईएसआई और जो मानक के अनुसार जो 500 रुपये पर्यावरण मित्रों के हैं या मानक के अनुसार जो ड्राइवर्स के कुछ पैसे हैं और जो अन्य कर्मचारियों के वो नहीं दे पा रहे थे। समिति मूलतः स्वच्छता समिति के होंगे। देहरादून में 9 दिसंबर की रात को जीएमएस रोड की अलकनंदा एनक्लेव कॉलोनी में ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर 75 वर्षीय अशोक कुमार गर्ग की हत्या पर से दून पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। इस हत्या के पीछे 2 व्यक्तियों का हाथ सामने आया है, जो किराए का कमरा देखने के लिए रिटायर्ड इंजीनियर के घर में दाखिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने मेज में रखी मकान मालिक की बैंक पासबुक देखी और उस पर दर्ज रकम से उनका ईमान डूल गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आईजी गढ़वाल ने घटना का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। को करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एनक्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं, वहाँ पर अशोक कुमार गर्ग जी, जो एनजीसी से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहूलुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा। सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूँकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी, और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बने हुए वहाँ से भाग गए।
इस सूचना के आधार पर जितने भी पूछताछ थे उनके परिजनों से भी बात की गई, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी कि जिससे लग रहा हो कि क्या मोटिव है। चूंकि लूट का मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई खंगालने की बात आई हो, कोई चीज चेक की गई हो। तो इसके बाद जो हमारे पास था मुकदमा, जो इनके ब्रदर के द्वारा लिखवा दिया गया था अशोक गर्ग के द्वारा। इसके अलावा जो हमें वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली थी कि वहाँ पर पुताई का काम चल रहा था और वहाँ पर कमरा देखने के लिए लोग जैसे आजकल रेंट पर देते हैं, सबलेट का बोर्ड भी लगाया था और इसके अलावा लोग वहाँ आते रहते हैं। हरिद्वार के गंगा तट पर आर्य समाज की 150वीं जयंती के अवसर पर 5100 कुंडीय राष्ट्र भ्रत महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार और आहुति की पवित्र सुगंध से पूरा वातावरण आध्यात्मिक और दिव्य हो उठा। इस आयोजन में आर्य युवा समाज और उत्तराखंड के डीएवी स्कूलों के 5100 छात्र छात्राओं ने पीले वस्त्र धारण कर आहुति दी। इन युवाओं ने न केवल वैदिक ज्ञान का प्रचार किया बल्कि भारतीय संस्कारों और ऋषि परंपरा की महत्वता को सजीव किया है, जिसको लेकर डीएम कर्मेंद्र सिंह ने नमामि गंगे घाट पहुंच इस महायज्ञ में भाग लिया और इसे भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को हमारी समृद्ध परंपराओं से जोड़ने और वैदिक संस्कृति को संरक्षित करने में सहायक है। गंगा का तट, ऊपर से चंडी घाट की जो एक हमारी देशभक्ति की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ पर, तो इससे पावन भूमि नहीं मिल सकती यज्ञ के लिए। जो हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि भाई अपना कर्तव्य करो, देश हित, राष्ट्र हित और समाज का हित और फिर अपना हित। किसी भी सक्सेस के लिए आपकी तीनों चीज़ों को अलाइनमेंट होनी चाहिए। आप ये देखेंगे भी किसी भी सक्सेसफुल आदमी को ले लो, पर्सनल गोल्स, कम्युनिटी गोल्स, कंट्री गोल्स, वर्ल्ड गोल्स हैव टू अलाइन। और इससे बढ़िया जगह क्या उस अलाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ जो हम यज्ञ से याद दिलाना चाहते थे वो था कि भाई जो आप अपनी ड्यूटीज़ करें, जो आप अपनी तप करें, जो आप अपनी मेहनत करें, वो याद रखें। यज्ञ जो आप रोज़ करते हैं वो आप रोज़ एक प्रण लेते हैं कि मैं अपना धर्म, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। अपने आप का अभिनंदन कीजिए। विकासनगर में रुद्रसेना देवभूमि के संस्थापक राकेश तोमर उत्तराखंडी ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने विकासनगर के कर्नेजी स्कूल पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ब्राइट एंजल स्कूल की प्रिंसिपल की शादी पाकिस्तान में हुई है। आपको बता दें कि ब्राइट एंजल नाम के इस स्कूल पर 1 साल पहले भी जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी करने के आरोप लगे थे। स्कूल पर लगाए अपने आरोपों में रुद्रसेना देवभूमि के संस्थापक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो रुद्रसेना देवभूमि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निजी स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके पहले भी स्कूल पर आरोप लग चुके हैं। जुम्मे की नमाज पर स्कूल ने छुट्टी की थी, जिसको लेकर आरोप लगा था। मामले में तुरंत जांच की मांग लगातार जो है रुद्रसेना की तरफ से की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाए। कि रुद्रसेना देवभूमि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है और जो निजी स्कूल है उत्तराखंड में उसको लेकर लगातार सवालों के घेरे में बना हुआ है, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले भी इस स्कूल पर सवाल उठ चुके हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज के लिए इस स्कूल ने छुट्टी की थी। इस छुट्टी के दौरान क्या कुछ आरोप लगाए गए, इनको लेकर लगातार जांच की जाए, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसको लेकर रुद्रसेना ने कहा है इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए, इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि मेरे विरुद्ध पिछले 1 वर्ष से कुछ मुस्लिम सेवा संगठन और क्षेत्र के विशेष समुदाय के लोग इसलिए पीछे पड़े हैं क्योंकि हमने उनका जो गिरोह था, इंटरनेशनल गिरोह था, उसको सार्वजनिक किया। मैं आपको बताऊं कि मेरे विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज हुआ है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2022 में ब्राइट एंजल स्कूल विकास नगर में एक आधुनिक मदरसा खोला गया है, जिसको स्कूल का बार बार नाम दिया जा रहा है जबकि वो स्कूल नहीं है, क्योंकि उस स्कूल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम है। क्योंकि वहां पर आपने आए दिन देखा होगा
यदि 90% बच्चे वहां हिंदू के पढ़ते हैं तो आज तक एक भी 9 दुर्गा में से एक भी माता की प्रार्थना नहीं बोली जाती, एक भी वहां पर आरती नहीं बोली जाती, एक मंत्र नहीं बोला जाता। सरकारी स्कूलों में भी गायत्री मंत्र अनिवार्य रूप से होता है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। ऊपर से जो शिक्षिका हैं वो हिजाब पहन के आती है, जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन के आती हैं, और जो टीचर है वो जालीदार टोपी और दाढ़ी रखकर आते हैं। तो इसलिए उसको स्कूल ना कहें, आप सम्मान के साथ में उसको मदरसे का नाम दें कि वो एक आधुनिक मदरसा है। फिर आपको बताऊं 2022 में इसी मुस्लिम कट्टरपंथी के कारण कादिर हुसैन द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, जबकि वहां 10% मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं और 90% हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं। जुम्मे की छुट्टी का हमारे द्वारा विरोध किया गया। तथाकथित में अफरा तफरी में उन्होंने माफीनामा लिखा, लेकिन उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उनकी सोच उजागर हो चुकी थी। तथ्य में आगे गए तो देखा कि उनकी जो प्रिंसिपल है उनका नाम राणा अलमास है, और राणा अलमास की शादी पाकिस्तान में हुई है। उसका पति पाकिस्तान में व्यवसाय करता है, चाहे वो पेट्रोल पंप का काम हो, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो पाकिस्तानी है। जब कभी सानिया मिर्जा की शादी यदि पाकिस्तान में होगी तो वो मूलतः पाकिस्तान की होती है, काम चाहे वो भारत में करें कहीं भी करें। तो एक तो स्पष्ट है, जांच करें विभाग कि ये पाकिस्तानी प्रिंसिपल यहां कैसे पढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह उत्तराखंड के दौरे पर रहे हैं, जहां दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूपी महाकुंभ का निमंत्रण दिया। निमंत्रण के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि गूगल डिजिटल के माध्यम से डिवाइन ग्रैंड डिजिटल महाकुंभ का ऐप बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने 2019 में जो कुंभ हुआ था उससे भी ज्यादा दिव्य और भव्य 2025 का महाकुंभ होगा। देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर उत्तर प्रदेश के मंत्री निमंत्रण दे रहे हैं और जनता को भी आमंत्रित कर रहे हैं। 2019 के कुंभ में 22 करोड़ श्रद्धालु आए थे। देखिए, हमारे प्रयागराज में 2025 की महाकुंभ की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और लगातार चल रही हैं। उसकी एक छोटी सी फिल्म अभी हमने दिखाई भी थी कि किस प्रकार वह टेंट सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है, खोए पाए का केंद्र बन रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, सुरक्षित कैसे हो कुंभ, इसके लिए लगातार हम डिजिटल से भी उसकी तैयारियां देख रहे हैं। और अच्छे से अच्छा जितने भी हमारे पर्यटक आए, साधु संत आए और जो भी श्रद्धालु आए, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रख के इस कुंभ की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 जनवरी से 29 फरवरी 2025 तक लगभग 45 दिन तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन हम प्रयागराज में करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 2019 में अर्धकुंभ था, उसकी दिव्यता और भव्यता भी हम लोगों ने महाकुंभ के समान ही की थी। मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 22 करोड़ लोगों का आवागमन प्रयागराज के अर्धकुंभ 2019 में हुआ था। इस महाकुंभ में हमारा ये मानना है कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पधारेंगे। और मैं आज उत्तराखंड के अंदर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के महामहिम राज्यपाल जी को अपनी वरिष्ठ मंत्री बेबी रानी मौर्य जी के साथ निमंत्रण देने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर हम लोग यहाँ आए थे। हमने उनको भी आमंत्रित किया है, अपने मीडिया के बंधुओं को भी आमंत्रित किया है और यहाँ रहने वाले यहाँ की जनता को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि आइए उत्तर प्रदेश में देखिए हुए बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, देखिए दिव्य और भव्य कुंभ। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि 2019 में जिस प्रकार हमने 22 करोड़ लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की थी, उससे कहीं बड़ी संख्या में हम 40 करोड़ लोगों का स्वागत करेंगे। मसूरी में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिए जाने को लेकर मसूरी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया है। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों ने टेंडर बॉक्स को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी हाल में सफाई व्यवस्था ठेके पर नहीं दी जाएगी और अगर नगर पालिका सफाई व्यवस्था को टेंडर प्रक्रिया में लाती है तो उसको लेकर आंदोलन किया जाएगा।
हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी अस्पतालों में रोजाना 40,000 लोगों का इलाज हो रहा है। सरकार 272 से ज्यादा जांचों को भी निःशुल्क करवा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं दिन प्रतिदिन बेहतर हो, इसके लिए प्रदेश में डॉक्टर और अन्य स्टाफ की भर्ती की जा रही है। नामी सरकार का एकमात्र उद्देश्य उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना है। साथ ही पीपीपी मोड में पर दिए गए अस्पतालों को भी सरकार वापस लेने जा रही है, जिससे कि वहां पर भी बेहतर व्यवस्था की जा सके। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमारी सरकार जो है पर डे सरकारी हॉस्पिटलों में 40,000 से ज़्यादा मरीजों का इलाज निःशुल्क होता है। और पहली बार आप देख रहे होंगे कि हमारी सरकार के द्वारा 272 जांचें फ्री की गई। हमारी सरकार के द्वारा जो गर्भवती माता बहनें हैं उनके लिए खुशियों की सवारी अलग से व्यवस्था की गई है। डायलिसिस का इलाज हमारे यहाँ फ्री है। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ की डायलिसिस के मरीजों का इलाज फ्री है। रही पीपी मोड के जो हॉस्पिटल हमारे, तो विश्व बैंक द्वारा 2016 में एक योजना आई थी कि कुछ हॉस्पिटलों को पीपी मोड पे दिया गया था। और तत्कालीन सरकार ने उस समय सोचा होगा कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी, इसलिए पीपी मोड पे दिए गए थे। अब हमारे राज्य में डॉक्टरों की कमी खत्म हो गई है। अब हम जितने भी पीपी मोड के हॉस्पिटल हैं उनको पीपी मोड से हटा के जो है पूरा नियंत्रण अब सरकार का उसमें रहे। हाथ आ रहा है आपका गिरीश भाई। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।